हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास एवरीवन। तो आज हम लोग सीईटी के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से पूछे जाते हैं। 2017 तक के सीईटी एग्जाम में सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का ही पोर्शन पूछा जाता था, लेकिन 2018 से 11th स्टैंडर्ड का भी कुछ पार्ट सीईटी एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये पेपर का सिर्फ 20% होता है। यानी कि आपके पेपर में 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो 11th के सिलेबस के होंगे और 80% 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, मैथ्स के अंदर मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे से, और जो टॉपिक्स है जहाँ से 11th के क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इनके अलावा और कहीं से 11th के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे जो 11 से आए हैं और फिर 2019 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे 2018 का, जिसमें हमें एक पैराबोला दे रखा है y² = -16x और पैरामीटर है हाफ, और हमें क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऑप्शन है -2, 4, 4, -1, -1, -4 एंड -1, 4। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। y² = 4ax, ये राइटवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है x = 80² और y = 280। ठीक है, और दूसरा होता है y² = -4ax, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला होता है। इसके अंदर x की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव होती है, बाकी y तो सेम ही होता है। ठीक है, तो 280 ही रहेगा। फिर और 2 टाइप हैं, x² = 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। इसमें क्या करोगे, इसके x और y को इंटरचेंज कर दो, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से चौथा टाइप है x² = -4ay, जो कि डाउनवर्ड पैराबोला है। यहाँ से x और y को इंटरचेंज करो, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो अपने को जो पैराबोला दे रखा है वो सेकेंड टाइप का है, लेफ्टवर्ड पैराबोला। हमें t दे रखा है पैरामीटर, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म से, y² = -4 × 4 × x। इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। x निकाल लो, x हो जाएगा -80² यानी कि -4 × 1/2 का स्क्वायर, तो -4 × 1/4 यानी कि -1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब क्या करना है, y भी निकालना है। तो y कैसे निकलेगा, 2 × a × t, तो 2 × a कितना है 4, × t कितना है हाफ, कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 बचा। तो करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा स्क्रीनशॉट लेते जाओ। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें क्या करना है, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, और ये 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले फंक्शन लिख लेता हूँ मैं, y = x² - 4/x - 2। इस फंक्शन के लिए रेंज निकालनी है, यानी कि y की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेंगे पहले, वहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा कि y की रेंज क्या है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x² - 4 विल बिकम x - 2 × x + 2, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और नीचे हो जाएगा x - 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, y = x + 2 मिला। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो वी विल गेट y - 2 = x। अब देखो y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पर रखने से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, इसका मतलब y की सारी रियल वैल्यूज़ चलेंगी, यानी कि हमारी जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर्स है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पर ये फंक्शन x = 2 पे डिफाइंड नहीं है। हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है ये x = 2 पे डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप x की वैल्यू 2 रख दोगे तो y की वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखो और देखो y क्या मिलता है, वो वैल्यू हमारे रेंज में नहीं होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो x की जगह पे 2 रख दो तो क्या मिलेगा, y - 2 = 2, यानी कि y = 4। तो y की वैल्यू 4 तो तब मिलेगी ना जब x 2 होगा, लेकिन x तो 2 हो नहीं सकता। जब x 2 नहीं हो सकता तो y 4 नहीं हो सकता, यानी कि y की वैल्यू सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 4। ठीक है, तो रेंज अपने को मिल गई इस फंक्शन की, तो ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी करेक्ट है अपना। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, जिसमें हमें एक वर्ड दिया हुआ है हुलुलुलु, और हमें क्या करना है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहां पर लेटर्स में सारे के सारे एल एक साथ आए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एल है और तीनों एल एक साथ आए, ऐसे कितने वर्ड्स है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एन ऑफ एस निकालेंगे। एन ऑफ एस में हम लोग देखेंगे कि इस
वर्ड में लेटर्स को अरेंज करने के टोटल कितने पॉसिबल वेज हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, वर्ड्स लेटर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। दे कैन बी अरेंज्ड इन देमसेल्व्स इन 8 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय। जब भी रिपीटेशन होता है तो जो चीज़ जितने बार रिपीट हो रही है फाइनल आंसर को उसके फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यू कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद एल भी तो रिपीट हो रहा है, कितने बार, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से भी आंसर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे रुक जाता हूँ क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। इंटू में 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल उड़ गया, ठीक है। तो 5 8 कितना होता है, 40 होता है, 4 × 7 28, यानी कि NF आ गया 280। समझ में आ गया सबको यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करेंगे, इवेंट ए मान लेंगे जिसमें सारे एल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे एल को एक साथ कर लेते हैं, तीनों एल एक साथ आ गए। इसको मैं क्या करता हूँ, एक लेटर मान लेता हूँ, इसको मैं एक लेटर मान लेता हूँ। ऐसे सपोज करो कि तीनों एल को हमने क्या कर दिया, रस्सी से बांध दिया। अब जब तीनों एल को रस्सी से बांध दोगे तो ये हिलेंगे नहीं, एक ही साथ रहेंगे हमेशा। अच्छा, जो बचे हुए लेटर्स है वो कौन कौन है, एच यू यू 4 बार, ओके। तो ये कितने लेटर्स है, 5, और ये कितना है, 1, तो दोनों मिला करके 6 लेटर्स। 6 लेटर्स को अगर अपने आप में अरेंज करना हो तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 बार कौन आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो वी विल गेट 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 30 आया। इसको हमने क्या माना था, इवेंट ए माना था, तो इसको NF बोल देते हैं। NF की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवेंट ए की, 30/280। ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या फाइनली 3/28। तो कहाँ दिख रहा है अपना आंसर, ऑप्शन सी में, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज में से पूछा गया है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम अपने को निकालना है, यानी कि S10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सीरीज़ कौन सी है, सीरीज़ है 9 + 99 + 999 प्लस कहाँ तक के, 10 टर्म्स तक के। अब देखो ये जो सीरीज़ आपको दिख रही है, या ये ना तो AP है, ना तो GP है, ना तो HP है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमारे पास SN के हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको AP, GP या फिर HP बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 9 को 10 - 1 लिख लेता हूँ, प्लस में इस 99 को 100 - 1 लिख लेता हूँ, और 999 को 1000 - 1 लिख लेता हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे 10 टर्म्स हम लोग लिखने वाले हैं। समझ में आ गया। अब देखो ये जो 10 वाले टर्म्स दिख रहे हैं ना, 10 के मल्टीपल्स, इनको एक साइड ले लो तो एक ब्रैकेट में अपने को क्या मिलेगा, 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 कहाँ तक के, 10 टर्म्स तक के। समझ में आ रहा है। अच्छा, हर एक के पास से -1 निकलेगा। ऐसे कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स हैं, तो कितने -1 आएंगे, 10 -1 आएंगे। समझ में आ रहा है, 10 -1 आने वाले। 10 -1 को आप क्या करो, ऐड करो तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है। समझ में आ गया, क्योंकि 10 टर्म्स है तो 10 बार -1 आ रहा है। अच्छा, इसको आप देखोगे तो ये GP दिख रही है ना। इसको देखोगे तो क्या दिख रही है, ये GP दिख रही है। अच्छा, इस GP में आपको क्या करना है, S10 निकालना है, ठीक है। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S10 का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, SN = A इंटू R⁻n−1 अपॉन में R-1। तो S10 का क्या हो जाएगा, A इंटू R⁻10−1 अपॉन R-1। समझ में आ गया। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, R क्या होता है, कॉमन रेशो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 10 है, और R देखोगे कॉमन रेशो, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लो, R मिल जाएगा। 100/10 करोगे, R भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर डाल देंगे उसको, तो S10 की वैल्यू मिल जाएगी। A कितना है, 10 इंटू में R⁻10 यानी कि 10⁻10−1 अपॉन 10-1 यानी कि नीचे आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 10⁻11, है ना। 10 इंटू 10⁻10 क्या हो जाएगा, 10⁻11 -10 अपॉन में 9। ये आ गई S10 की वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, 10⁻11 - 10 अपॉन में 9 माइनस का 10, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो वी विल गेट 10⁻11 - 10 -90 अपॉन में 9। -10 -90 होता है -100। तो 10⁻11 - 100
अपॉन में 9। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो तो 10 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 10 चले गए यानी कि 9 10 बच गए। माइनस में यहाँ से दोनों 10 चले गए, 1 बचा, अपॉन में क्या आ रहा है 9। 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होता है, ठीक है। तो 100 अपॉन 10⁻⁹ -1 अपॉन 9 ये अपना आंसर है। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पर है ये। पहला ऑप्शन था, देखो मैं ऑप्शंस यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा 9/8 इंटू 9⁻10⁻1। सेकेंड में आपको मिलेगा 100 अपॉन 9 इंटू में 10⁻9-1, ठीक है। तो अपने को मिल गया ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई, और हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। ये 4 ऑप्शंस अपने को दिए हुए, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अलग अलग है, ध्यान रखो इस चीज़ का। ये नल सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है जो कि 0 है, ठीक है। चलो तो पहले तो एक्स सेट को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कुछ नेचुरल वैल्यूज़ ले करके सेट एक्स को हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 4⁻1 यानी कि 4 - 3 × 1 3। 4 - 3 कितना होता है 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। n = 2 रख दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 3 × 6, 16 - 6 10 - 1 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू 3 रख दो तो 4 का क्यूब हो जाएगा कितना 64, 64 माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 -1 -10, 64 - 10 आ जाएगा 54। क्लियर हो रहा है। अच्छा फिर नेक्स्ट करेंगे 4⁻4 तो ये हो जाएगा 256 - 12 - 1 13, तो ये हो जाएगा 243। तो अगली वैल्यू मिलेगी 243। ऐसे 3-4 वैल्यू निकाल लो तो समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सेट x आ गया। अब सेट y निकाल लेते हैं। n की जगह पे 1 रख दो, 1 - 1 0, 9 × 0 0। फिर 2 रख दो, 2 - 1 1, 9 × 1 9। फिर 3 रख दो, 3 - 1 2, 9 × 2 18। फिर क्या कर लो 4 रख दो, 4 - 1 3 × 9 27। अच्छा देखोगे तो समझ में आ रहा है कि ये तो 9 का टेबल चल रहा है। अच्छा तो 9 के टेबल में कहीं ना कहीं आगे जा कर के 54 भी आएगा और कहीं ना कहीं आगे जा कर के 243 भी आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि सेट y में वो सारी वैल्यूज़ है जो सेट x में है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। सेट y में वो सारी वैल्यूज़ है जो सेट x में है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन ये सारी वैल्यूज़ है जो x में है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आएगा वो सेट x ही आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही सिंपल है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, और ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जा रहा है cos 179 डिग्री तक के जा रहा है, ठीक है। हमें पता है कि इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। उस रेक्टेंगल के जो साइड्स है उनका इक्वेशन x = +-a है और y = +-b है। हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस रेक्टेंगल की वर्टिसेस से पास हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सर्कल है वो इस रेक्टेंगल की वर्टिसेस से पास हो रहा है, यानी कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा कौन, सर्कल का इक्वेशन। तो इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन में एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो x की जगह पे प्लस ए डाल दो यहाँ पर, या माइनस ए डालो, क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ क्या मिलेगा a² + b² = a²। ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। बी को देखेंगे फिर से क्या करना है, x की जगह पे a² आ जाएगा, y² की जगह पे b² = a² + b²। ये इक्वालिटी ट्रू होल्ड कर रही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताता हूँ अभी, पहले सी और डी को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x² + y² करो, क्या मिलेगा a² + b² मिलेगा, और a² + b², a² - b² के इक्वल नहीं होता, ये भी होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पर x की जगह पे a रखो या फिर -a रखो, ठीक है। तो -a रखोगे तो क्या मिल जाएगा, -a -2a का स्क्वायर करो, 4a² मिल गया। फिर यहाँ पर -b रखो तो -b -2b ये 4b² हो जाएगा, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू a² + b², ये भी होल्ड नहीं कर रहा है।
x की जगह पे a रख लो तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, b माइनस बी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब इसको एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे। x इक्वल टू ए ये वाली लाइन होगी और x इक्वल टू माइनस ए ये वाली लाइन होगी, y इक्वल टू बी ये वाली है और y इक्वल टू माइनस बी ये वाली है। ठीक है, y इक्वल टू माइनस बी। तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है सबको, ये देखो ये वाला है ना, इस रेक्टेंगल से एक है ना सर्कल पास हो रहा है, अभी समझो उसको, मानो कि सर्कल ही है वो। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, ओरिजिन पे होगा, है ना, यानी कि स्टैंडर्ड सर्कल है, और इसका जो रेडियस होगा वो ये होगा, है ना। अच्छा, ये कितना है, इसको अगर आप देखोगे तो ये b की दूरी पे, यानी कि ये b हो गया। इसको देखो ये कितना है, x की दूरी पे, तो ये कितना हो गया, a हो गया। x इक्वल टू a की दूरी पे है तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर आप इसको निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, और सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे दिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो सॉल्व इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में वक्त बर्बाद मत करो, ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 2018 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब 2019 के क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग।